हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लेकर आ गए हैं जो तीसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, फैराडे का नियम। दोस्तों, यह हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक, तो फैराडे का नियम क्या है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक, एकदम आसान तरीके से आपको बताऊंगा और समझ में आएगा सभी बच्चों को 100%। इस तरह से मैंने लिखा है। ठीक, आप केवल वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और फैराडे का नियम हर साल 4 से 5 नंबर वाले में आता है और अब की भी आएगा, गारंटी लेता हूँ। ठीक, अगर ना आएगा तो सब अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, फैराडे का नियम क्या होता है। जैसे देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है आपको केमिस्ट्री में पढ़ना, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी नियम हैं, ठीक, जितने वैज्ञानिक हैं उनके नाम याद रखना है और नियम। ठीक, बस इतना ही याद रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फैराडे का नियम। तो माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक, 1834 ईस्वी में विद्युत अपघटन की क्रिया कराकर प्रवाहित धारा, जो उसमें धारा प्रवाहित किए तथा निक्षेपित पदार्थ, मतलब जो इलेक्ट्रोड जो होता है, तो उसमें उसके आसपास जो पदार्थ बचते हैं, जाके जम जाते हैं, उसी को निक्षेपित पदार्थ कहते हैं, के संबंध में 2 नियम दिया। इसे फैराडे का नियम कहते हैं। ठीक, आशा करता हूँ इतना तो आया होगा आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए, प्रथम 2 नियम दिए हैं इन्होंने। तो प्रथम नियम क्या है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। जो नियम पहला क्या है, विद्युत अपघटन जब कराएंगे आप, देखिए इस तरह से होगा। सबसे पहले एक आपको भगोना लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, इसे बीकर कहते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए। ठीक, अब इसे स्रोत से जोड़ दिए, ये प्लस है, ये माइनस है, इसे जोड़ दिए। ठीक, जोड़ दिए। अब इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है। अब इसमें जो आवेश प्रवाहित करेंगे Q, इसमें जो निक्षेपित पदार्थ यहाँ जाके जो जम जाएगा इलेक्ट्रोड के पास, इसके समानुपाती होता है। ठीक, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त, इलेक्ट्रोड यही है ना, इस पे जो मुक्त पदार्थ होगा आवेश के समानुपाती होगा। यही चीजें हैं। ठीक, पहले नियम में तो W समानुपाती, जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा है उसे W से प्रदर्शित करेंगे, समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और Q लिखेंगे। ठीक, आगे क्या है, कुछ नहीं, एकदम आसान है। W बराबर ZQ। जब इसे समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो Z एक आके नियतांक लग जाएगा। ठीक, W बराबर Z, Q बराबर IT जानते हैं, तो W बराबर ZIT। ठीक, या इसे लिख सकते हैं W बराबर ZQ। यदि Q का मान 1 कूलाम हो, यदि इसमें जो प्रवाहित धारा है 1 कूलाम प्रवाहित करें, तो W बराबर Z होगा, जहाँ W एकत्रित पदार्थ की मात्रा है, आवेश Q है। ठीक, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है या नियतांक कह सकते हैं। ठीक, इतना ही था और कुछ नहीं था। अब चलिए दूसरा नियम हम पढ़ लेते हैं। क्या है दूसरा नियम, कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा और इसका आपको नोट्स जरूर बनाना है। द्वितीय नियम क्या है फैराडे का, जब विभिन्न अपघट्यों, यहाँ एक अपघट्य था, यहाँ अलग अलग कई अपघट्य होंगे, जब विभिन्न अपघट्यों में समान धारा, विभिन्न अपघट्य जैसे यहाँ एक रख देंगे, यहाँ सब में समान धारा जब प्रवाहित करेंगे, जब विभिन्न अपघट्यों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकीय भारों के समानुपाती होता है। ठीक, तुल्यांकीय भार को E से प्रदर्शित करते हैं और जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रोड के पास मात्रा बचेगी, उसको W से। ठीक, तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। जब विभिन्न अपघट्यों को, जब 2-3 या 2-3 जो भी अपघट्य रखेंगे लाइन से ऐसे करके, यहाँ एक, यहाँ, तो इसमें प्रवाहित करेंगे धारा। ठीक, समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित करेंगे तीनों में। ठीक, तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी, जहाँ जैसे यहाँ मुक्त पदार्थ की मात्रा है, तो
जो मात्रा होगी उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। तो हम ले रहे हैं कि दो अपघट्य हैं, ठीक। W1 मतलब प्रवाहित जो मुक्त पदार्थ की मात्रा है W1 समानुपाती E1 मतलब पहले का है, ठीक। दूसरे का जब लेंगे, दूसरे विद्युत अपघट्य का, तो W2 पदार्थ की मात्रा है, मुक्त पदार्थ की मात्रा जो इलेक्ट्रोड पे बैठ जाता है, और जो ये है मतलब तुल्यांकी भार E2 है। तो इसे समीकरण 1 मानेंगे पहले को, दूसरे को 2 मानेंगे। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर अब देखिए क्या होता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको ध्यान से एकदम देखते रहिए बता रहा हूँ, ठीक। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 ये है और 2 से भाग देना है, ठीक। W1 बटे W2, ठीक, बराबर E1 बटे E2। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ हमने W बराबर हमने क्या पढ़ा है, ZIT। यहाँ देख सकते हैं कि हमने W बराबर ZIT पढ़ा है, W बराबर ZIT। तो यहाँ भी W बराबर Z1IT लिखेंगे, क्योंकि यहाँ W1 है, वहाँ W था तो ZIT लिखे थे, यहाँ W1 है तो Z1IT लिखेंगे, ठीक। W बराबर ZIT हम जानते हैं इसलिए, ठीक। तो W2 को क्या लिखेंगे, Z2IT, ठीक, समीकरण 3 से। इसे समीकरण 3 मानना है, भाग देने के बाद, पहले में दूसरे से भाग देने के बाद समीकरण 3 मानना है। W बराबर जानते हैं ZIT, तो W1 बराबर Z1IT, W2 बराबर Z2IT, ठीक। समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 से होगा W1 की जगह पे इतना रखेंगे, W2 की जगह पे Z2IT रखेंगे, Z1IT W1 की जगह पे हो गया, Z2IT और W2 की जगह पे हो गया, बराबर E1 बटे E2 लिख लेंगे, ठीक। अब देखेंगे Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2 बराबर W1 बटे W2 हो जाएगा। और नोट एक चीज़ें और आपको बता दूं, करना क्या है आपको, E समानुपाते Z होता है, ठीक। E समानुपाते Z होता है, तो E बराबर जब हटाएंगे तो नियतांक की जगह पे फैराड नियतांक आ जाएगा, ठीक, फैराडे नियतांक आ जाएगा। और E का जो मान होता है 96,500 होता है, सॉरी F का जो मान होता है 96,500 होता है, तो E बराबर F की जगह पे 96,500 Z। अब Z की वैल्यू निकालेंगे, Z इधर है, यहाँ गुणा है तो ये भाग हो जाएगा, Z इम्प्लाई दैट लगा के मैंने Z को यहाँ कर लिया, E को यहाँ कर लिया, और यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में है, ये चीज़ें याद करना है, ये चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें यहाँ से यहाँ तक। बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।